नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आपकी अगली कहानी, दिल्ली में एक मौत। दिल्ली में एक मौत, ये कमलेश्वर की कहानी है। ठीक है, उसके राइटर का नाम है कमलेश्वर। तो आज हम अपन कहानी की देख लेते हैं, कहानी क्या है। उसके बाद में हम कल कहानी की मूल संवेदना, लेखक के ऊपर विचार, ये सब करेंगे। आज कहानी को देख लेते हैं। ठीक है। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ, और अब न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवानचंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है, और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का साथ भी दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर कौंच रही है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सुबह के 9 बजे हैं, लेकिन पूरी दिल्ली धुंध में लिपटी हुई है। सड़कें नम हैं, पेड़ भीगे हुए हैं, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। जिंदगी की हलचल का पता आवाज़ों से लग रहा है। ये आवाज़ें कानों में बस गई है। घर के हर हिस्से से आवाज़ें आ रही है। वासवानी के नौकर ने रोज की तरह स्टोव जला दिया। उसकी सनसनाहट दीवार के पार से आ रही है। बगल वाले कमरे में अतुल मवानी जूते पर पॉलिश कर रहा है। ऊपर सरदार जी मूंछों पर फिक्सो लगा रहे हैं। उनकी खिड़की के पर्दे के पार जलता हुआ बल्ब बड़े मोती की तरह चमक रहा है। सब दरवाजे बंद हैं, सब खिड़कियों पर पर्दे हैं, लेकिन हर हिस्से में जिंदगी की खनक है। 3 मंजिले पर वासवानी ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया है और पाइप खोल दिया है। कोहरे में बसें दौड़ रही है। जूं जूं करते भारी टायरों की आवाज़ें दूर से नज़दीक आती है और फिर दूर हो जाती है। मोटर रिक्शे बेतहाशा भागे जा रहे हैं। टैक्सी का मीटर अभी किसी ने डाउन किया है। पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ फ़ोन की घंटी बज रही है, और पिछवाड़े गली से गुजरती हुई कुछ लड़कियाँ सुबह की शिफ्ट पर जा रही है। सख्त सर्दी है, सड़कें ठिठुरी हुई है, और कोहरे के बादलों को चीरती हुई कारें और बसें हॉर्न बजाती हुई भाग रही है। सड़कों और पटरियों पर भीड़ है, पर कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहा है। वे रूहें चुपचाप धुंध के समुद्र में बढ़ती जा रही है। बसों में भीड़ है, लोग ठंडी सीटों पर सिकड़े हुए बैठे हैं, और कुछ लोग बीच में ही ईसा की तरह सलीब पर लटके हुए हैं, बाहें पसारे। उनकी हथेलियों में कीले नहीं, बस की बर्फीली चमकदार छड़ें हैं, और ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर चली आ रही है। इस अर्थी की खबर अखबार में है, मैंने अभी भी पढ़ी है। इसी मौत की खबर होगी। अखबार में छपा है, आज रात करोड़ बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेस मैग्नेट सेठ दीवानचंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई। उनका शव कोठी पर ले आया गया है। कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई पंचकुया शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएगी, और इस वक्त सड़क पर आती हुई ये अर्थी उन्हीं की होगी। कुछ लोग टोपियां लगाए और मफलर बांधे हुए खामोशी से पीछे पीछे आ रहे हैं। उनकी चाल बहुत धीमी है। कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है अर्थी के पीछे कुछ आदमी है। मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं अखबार एक तरफ रखकर दरवाज़ा खोलता हूँ। अतुल मवानी सामने खड़ा है। यार क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया। ज़रा अपना आयरन देना, अतुल कहता है तो मुझे तसल्ली होती है। नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था कि कहीं शव यात्रा में जाने का बवाल ना खड़ा कर दे। मैं उसे फ़ौरन आयरन दे देता हूँ और निश्चिंत हो जाता हूँ कि अतुल अब अपनी पैंट पर लोहा करेगा और दूतावासों के चक्कर काटने के लिए निकल जाएगा। जब से मैंने अखबार में सेठ दीवानचंद की मौत की खबर पढ़ी है, मुझे हर क्षण यही खटका रहता था कि कहीं कोई आखिरी सर्दी में शव के साथ जाने की बात कह न दे। बिल्डिंग के सभी लोग उनसे परिचित थे, और सभी शरीफ दुनियादार आदमी थे। तभी सरदार जी का नौकर जीने से भड़बड़ाता हुआ आया और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा। अपने मन को और सहारा देने के लिए मैंने पूछा, धर्मा कहाँ जा रहा है?
सरदार जी के लिए मक्खन लेने उसने वहीं से जवाब दिया तो लगे हाथों लपक कर मैंने भी अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए उसे पैसे थमा दिए। सरदार जी नाश्ते के लिए मक्खन मंगा रहे हैं, इसका मतलब है वे भी शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे। मुझे कुछ और राहत मिली जब अतुल मवानी और सरदार जी का इशारा शव यात्रा में जाने का नहीं है तो मेरा कोई सवाल ही नहीं उठता। इन दोनों का यहाँ वासवानी परिवार का ही सेठ दीवानचंद के यहाँ ज़्यादा आना जाना था। मेरी तो 4-5 बार ही मुलाकात भर थी। अगर ये लोग ही शामिल नहीं हो रहे हैं तो मेरा सवाल ही नहीं उठता। सामने बारजे पर मुझे मिसेस बासवानी दिखाई पड़ती है। उनके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी सफ़ेदी और होठों पर पिछली शाम की लिपस्टिक की हल्की लाली अभी भी मौजूद थी। गाउन पहने हुए वे निकली है और अपना जूड़ा बांध रही है। उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, डार्लिंग ज़रा मुझे पेस्ट देना प्लीज़। मुझे और राहत मिलती है। इसका मतलब है कि मिस्टर बासवानी भी मैयत में शामिल नहीं हो रहे हैं। दूर आर्य समाज रोड पर वह अर्थी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती आ रही है। अतुल मवानी मुझे आयरन लौटाने आता है। मैं आयरन लेकर दरवाज़ा बंद कर लेना चाहता हूँ पर वो भीतर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने सुना दीवानचंद जी की कल मौत हो गई है। मैंने अभी अखबार में पढ़ा है। मैं सीधा सा जवाब देता हूँ ताकि मौत की बात आगे ना बढ़े। अतुल मवानी के चेहरे पर सफ़ेदी झलक रही है। वो सेव कर चुका है। वो आगे कहता है, बड़े भले आदमी थे दीवानचंद। ये सुनकर मुझे लगता है कि अगर बात आगे बढ़ गई तो अभी शव यात्रा में शामिल होने की नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम्हारे उस काम का क्या हुआ? बस मशीन आने भर की देर है। आते ही अपना कमीशन तो खड़ा हो जाएगा। ये कमीशन का काम भी बड़ा बेहुदा है पर क्या 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 जाए। 8-10 मशीनें मेरे थ्रू निकल गई तो अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। अतुल मवानी कह रहा है, भाई शुरू में जब मैं यहाँ आया था तो दीवानचंद जी ने बड़ी मदद की थी मेरी। उन्हीं की वजह से कुछ काम धाम मिल गया था। लोग बहुत मानते थे उन्हें। फिर दीवानचंद का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो जाते हैं। तभी खिड़की से सरदार जी सिर निकाल कर पूछने लगते हैं, मिस्टर मवानी कितने बजे चलना है? वक्त तो 9 बजे का था। शायद सर्दी और कोहरे की वजह से कुछ देर हो जाए, वो कह रहा है। और मुझे लगता है कि यह शव यात्रा के बारे में ही है। सरदार जी का नौकर धर्मा मुझे सिगरेट देकर जा चुका है और ऊपर मेज पर चाय लगा रहा है। तभी मिसेज वासवानी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मेरे ख्याल से परमिला वहाँ ज़रूर पहुँचेगी। क्यों डार्लिंग? पहुँचना तो चाहिए। तुम ज़रा जल्दी तैयार हो जाओ। कहते हुए मिस्टर वासवानी बारजे से गुजर गए हैं। अतुल मुझसे पूछ रहा है, शाम को कॉफ़ी हाउस की तरफ आना होगा? शायद चला आऊँ। कहते हुए मैं कंबल लपेट लेता हूँ और वह वापस अपने कमरे में चला जाता है। आधे मिनट बाद ही उसकी आवाज़ फिर आती है, भाई बिजली आ रही है? मैं जवाब दे देता हूँ, हाँ आ रही है। मैं जानता हूँ कि वो इलेक्ट्रिक रॉड से पानी गर्म कर रहा है, इसलिए मुझसे उसने ये पूछा है। बूट पॉलिश वाला लड़का हर रोज़ की तरह अदब से आवाज़ लगाता है और सरदार जी उसे ऊपर पुकार लेते हैं। लड़का बाहर बैठकर पॉलिश करने लगता है और वो अपने नौकर को हिदायतें दे रहे हैं, खाना ठीक 1 बजे लेकर आना, पापड़ भूनकर लाना और सलाद भी बना लेना। मैं जानता हूँ सरदार जी का नौकर कभी वक्त से खाना नहीं पहुँचाता और न उनके मन की चीज़ें ही पकाता है। बाहर सड़क पर कूड़ा अभी भी घना है। सूरज की किरणों का पता नहीं है। कुलचे छोले वाले वैष्णव ने अपनी रेडी लाकर खड़ी कर दी है। रोज़ की तरह वह प्लेटें सजा रहा है। उसकी खनखनाहट की आवाज़ें आ रही है। 7 नंबर की बस छूट रही है। सूलियों पर लटके ईसा उसमें चले जा रहे हैं। क्यों में खड़े और लोग कनेक्टर की पेशगी बांट रहे हैं। क्यू में खड़े और लोगों को कनेक्टर पेशगी टिकट बांट रहा है। हर बार जब भी वो पैसे वापस करता है तो रेजगारी की खनक यहाँ तक आती है। धुंध में लिपटी रूहों के बीच काली वर्दी वाला कनेक्टर शैतान की तरह लग रहा है। और अर्थी अब कुछ और पास आ गई है। नीली साड़ी पहन लूँ? मिसेज वासवानी पूछ रही है। वासवानी के जवाब देने की घुटी घुटी आवाज़ से लग रहा है कि वो टाई की नॉट ठीक कर रहा है। सरदार जी के नौकर ने उसका सूट ब्रश से साफ करके हैंगर पर लटका दिया है और सरदार जी शीशे के सामने खड़े पगड़ी बांध रहे हैं। अतुल मवानी फिर मेरे सामने से निकला। पोर्टफोलियो उसके हाथ में है। पिछले महीने बनवाया हुआ सूट उसने पहन रखा है। उसके चेहरे पर ताजगी है और जूतों पर चमक।
आते ही वो मुझसे पूछता है, तुम नहीं चल रहे हो? और मैं जब तक कुछ पूछूं कि कहाँ चलने को वो पूछ रहा है, वो सरदार जी को आवाज़ लगाता है, आइए सरदार जी, अब देर हो रही है, 10 बज चुका है। 2 मिनट बाद ही सरदार जी तैयार होकर नीचे आते हैं कि वासवानी ऊपर से ही मवानी का सूट देखकर पूछता है, ये सूट किधर सिलवाया? उधर खान मार्केट में, बहुत अच्छा सिला है, टेलर का पता हमें भी देना। फिर वो अपनी मिसेज को पुकारता है, अब आ जाओ डियर। अच्छा मैं नीचे खड़ा हूँ, तुम आओ, कहता हो वो भी मवानी और सरदार जी के साथ पास आ जाता है और सूट को हाथ लगाते हुए पूछता है, लाइनिंग इंडियन है? इंग्लिश? बहुत अच्छा फिटिंग है, कहते हुए वो टेलर का पता डायरी में नोट करता है। मिसेज वासवानी बारजे पर दिखाई पड़ती है। अर्थी अब सड़क पर ठीक मेरे कमरे के नीचे हैं, उसके साथ कुछ एक आदमी है, एक दो कारें भी है जो धीरे धीरे रेंग रही है। लोग बातों में मशगूल है। मिसेज वासवानी जूड़े में फूल लगाते हुए नीचे उतरती है तो सरदार जी अपनी जेब का रुमाल ठीक करने लगते हैं। और इससे पहले कि वे लोग बाहर जाएं, वासवानी मुझसे पूछता है, आप नहीं चल रहे? आप चलिए, मैं आ रहा हूँ, मैं कहता हूँ। पर दूसरे क्षण मुझे लगता है कि उसने मुझसे कहाँ चलने को कहा है। मैं अभी खड़ा सोच ही रहा हूँ कि वे चारों घर के बाहर हो जाते हैं। अर्थी कुछ और आगे निकल गई है। एक कार पीछे से आती है और अर्थी के पास धीमी होती है। चलाने वाले साहब शव यात्रा में पैदल चलने वाले एक आदमी से कुछ बात करते हैं और कार सर से आगे बढ़ जाती है। अर्थी के साथ पीछे चलने वाली दोनों कारें भी उसी कार के पीछे सरसराती हुई चली जाती है। मिसेस वासवानी और वे तीनों लोग टैक्सी स्टैंड की ओर जा रहे हैं। मैं उन्हें देखता रहता हूँ। मिसेस वासवानी ने फर्क कॉलर डाल रखा है और शायद सरदार जी अपने चमड़े के दस्ताने पहने हैं और वे चारों टैक्सी में बैठ जाते हैं। अब टैक्सी जिधर ही जा रही है उसमें से खिलखिलाने की आवाज़ मुझे साफ पड़ रही है। वासवानी आगे सड़क पर जाती अर्थी की ओर इशारा करते हुए ड्राइवर को कुछ बता रहा है। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ और अब न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवानचंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का साथ भी दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर पहुंच रही है। उन चारों की टैक्सी अर्थी के पास धीमी होती है। मवानी गर्दन निकालकर कुछ कहता है और दाहिने से रास्ता काटते हुए टैक्सी आगे बढ़ जाती है। मुझे धक्का सा लगता है और मैं ओवरकोट पहनकर चप्पलें डालकर नीचे उतर आता हूँ। मुझे मेरे कदम अपने आप अर्थी के पास पहुँचा देते हैं और मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। 4 आदमी कंधा लिए दिए हुए और 7 आदमी साथ चल रहे हैं। 7 तो अब मैं ही हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि आदमी के मरते ही कितना फ़र्क पड़ जाता है। पिछले साल ही दीवानचंद ने अपनी लड़की की शादी की थी तो हज़ारों की भीड़ थी। कोठी के बाहर कारों की लाइन लगी हुई थी। मैं अर्थी के साथ साथ लिंक रोड पर पहुंच चुका हूं। अगले मोड़ पर ही पंचकुइया शमशान भूमि है और जैसे ही अर्थी मोड़ पर घूमती है, लोगों की भीड़ और कारों की कतार मुझे दिखाई देने लगती है। कुछ स्कूटर भी खड़े हैं। औरतों की भीड़ एक तरफ खड़ी है। उनकी बातों की ऊंची ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही है। उनके खड़े लोग होने की वही लचक है जो कनॉट पैलेस में दिखाई पड़ती है। सभी के जूड़ों के स्टाइल अलग अलग हैं। मर्दों की भीड़ से सिगरेट का धुआं उठ उठ कोहरे में घुला जा रहा है और बात करती हुई औरतों के लाल लाल होठ, सफ़ेद दांत चमक रहे हैं। उनकी आंखों में एक गुरूर है। अर्थी को बाहर बने चबूतरे पर रख दिया गया है। अब खामोशी छा गई है। इधर उधर बिखरी हुई भीड़ सबके इर्द गिर्द जमा हो गई है और कारों के शोफर हाथों में फूलों के गुलदस्ते और मालाएं लिए हुए अपनी मालिकिनों की नज़र का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी नज़र वासवानी पर पड़ती है। वो अपनी मिसेज को आंख के इशारे से शव के पास जाने को कह रहा है और वह है कि एक औरत के साथ खड़ी बात कर रही है। सरदार जी और अतुल मवानी भी वहीं खड़े हुए। शव का मुंह खोल दिया गया है और सब औरतें फूल और मालाएं उसके इर्द गिर्द रखती जा रही हैं। सोफर खाली होकर अब कारों के पास खड़े सिगरेट पी रहे हैं। एक महिला माला पहन रख कर कोट की जेब से रुमाल निकालती है और आंखों पर रखकर नाक सुरसुराने लगती है और पीछे हट जाती है। और अब सभी औरतों ने रुमाल निकाल लिए हैं और उनकी नाकों से आवाज़ें आ रही है। कुछ आदमियों ने अगरबत्तियां जलाकर शव के सिरहाने रख दी है। वे निश्चिल खड़े हैं। आवाज़ों से लग रहा है औरतों को दिल को ज़्यादा सदमा पहुंचा है।
अतुल मवानी अपने पोर्टफोलियो से कोई कागज़ निकालकर वासवानी को दिखा रहा है। मेरे ख्याल से वो पासपोर्ट का फॉर्म है। अब सबको भीतर शमशान भूमि में ले जाया जा रहा है। भीड़ फाटक के बाहर खड़ी देख रही है। सोफरों ने सिगरेटें या तो पी लिए है या बुझा दी है और वे अपनी अपनी कारों के पास तैनात है। सब अब भीतर पहुंच चुका है। मातम पुरसी के लिए अब आए हुए आदमी और औरतें अब बाहर की तरफ लौट रहे हैं। कारों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ें आ रही है। स्कूटर स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ लोग रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ रहे हैं। कोहरा अभी भी घना है। सड़क से बसें गुजर रही है और मिसेस वासवानी कह रही है, परमीला ने शाम को बुलाया है, चलोगे ना डियर? कार आ जाएगी, ठीक है ना? वासवानी स्वीकृति से सिर हिला रहा है। कारों में जाती हुई औरतें मुस्कुराते हुए एक दूसरे से विदा ले रही है और बाय बाय की कुछ चेक आवाज़ें आ रही है। कारें स्टार्ट होकर जा रही है। अतुल मवानी और सरदार जी भी रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ गए हैं और मैं खड़ा सोच रहा हूँ कि अगर मैं भी तैयार होकर आया होता तो यहीं से सीधा काम पर निकल जाता। लेकिन अब तो 11:30 बज चुके हैं। चिता में आग लगा दी गई है और 4-5 आदमी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। मेरी तरह वे भी यूं ही चले आए हैं। उन्होंने ज़रूर छुट्टी ले रखी होगी, नहीं तो वे भी तैयार होकर आते। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि घर जाकर तैयार होकर दफ्तर जाऊं या अब एक मौत का बहाना बनाकर आज की छुट्टी ले लूं। आखिर मौत तो हुई ही है और मैं शव यात्रा में शामिल भी हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी कहानी दिल्ली में एक मौत, जिसमें हमने देखा कि कैसे एक शहरी जीवन में मौत होती है और वो अपने जीवन के अंतिम दिनों के बाद, मौत के बाद, जो आदमी मौत से पहले कई लोगों के साथ रहता था, उसके इर्द गिर्द लोग चक्कर निकालते थे और आज उसकी मौत के बाद में उसके पास आसपास कोई नहीं है। ठीक है, तो ये इस चीज़ अपनी अब अभी देख सकते हैं। कोरोना के समय भी यही चल रहा है कि अभी 2-4 दिन पहले न्यूज़ में खबर आई थी कि बाप को कोरोना की डेथ हो जाती है, बाप की, और वो बेटा सब को वहीं छोड़कर इर्द गिर्द बाहर पास में ही नहीं जा रहे, सब दूर दूर बैठे हैं। ठीक है, ये तो चलो इर्द गिर्द कोरोना की वजह से तो वो है कि खुद को भी डर लगता है। मौत, जान सबको प्यारी है, मौत से सबको डर लगता है। पर दिल्ली में एक मौत, यानी कि ये बड़े महानगरीय जीवन में कैसे एक मौत होती है और उसके बाद में मामूली औपचारिकता दिखाना आदमियों के जीवन में हो गया है कि कैसे एक छोटी सी बस औपचारिकता निभा के लोग अपने अपने कामों से चले जाते हैं। एक नैतिक दायित्व के तले दबे हुए हैं लोग। ठीक है, और ये कहानी एक मानव के जो संवेदनहीन होने की कहानी है, जिसमें अपन अभी पिछली सब कहानियाँ पढ़ ही रहे हैं, जिसमें नई कहानी की सबसे बड़ी विशेषताओं में ये आती है कि जो महानगरीय जीवन में आदमी अकेला हो गया और उसके बाद में भी उसके अंतर्मन में संवेदनहीन हो रहा है, वो संवेदन खत्म हो रहा है। जो दूसरों के प्रति पारस्परिक प्रेम है वो, या फिर संवेदना कहो, वो अब ख़त्म होती जा रही है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए कमलेश्वर ने ये कहानी लिखी है। कैसे आपने इसमें देखा कि उसको पहले और कहता है कि ठंड के कारण उसकी हिम्मत नहीं हो रही जाने की, पर लेखक थोड़ा संवेदन आदमी है तो वो नैतिक दायित्व के अंदर उसको कचोट रही है कि भाई यार सब में शामिल होना, यात्रा में शामिल होना चाहिए। और बाकी लोग सारे जो शव यात्रा में आए थे गाड़ियों से आए, शव यात्रा के साथ कोई भी पैदल नहीं चल रहा था। जबकि अपने यहाँ राजस्थान में तो ये माना जाता है कि शादी में जाओ न जाओ पर मौत के समय जाना ज़रूरी है। अपने बूढ़े बुजुर्गों को मतलब दुख, मतलब सुख में सुमिरन करो ना करो, दुख में सबके साथ मतलब उसके साथ होना चाहिए। सुख में आप भले उनके साथ रहो ना रहो, ठीक है, भले ही किसी की भी दुश्मनी हो या फिर कुछ भी हो। ऐसा होता है ना भाई कि शादी के अंदर तो नहीं जाते कि दुश्मनी है हमारे तो भाई, लेकिन जब किसी की मौत हो जाती है या फिर उसके घर के अंदर दुख होता है तो लोग वो भी जाते हैं, जिनके आपस में बोलचाल नहीं है वो भी एक बार तो जाके ही आते हैं। इसमें अपने देखा कि कैसे सब लोग अपने अपने तैयार होके वहाँ से अंतिम संस्कार में गए और वहीं से अपने अपने कामों को निकल गए। और लेखक भी फिर सोच रहा है कि
मेरे को भी तैयार होके आना चाहिए था, तो मैं भी काम पे निकल जाता। और फिर कह रहा है कि शायद या तो मैं छुट्टी ले लूँ अब तो, क्योंकि मैं तो शव यात्रा में शामिल हुआ हूँ और मौत हो गई है, तो वो बहाना भी अच्छा है। और बहाना भी क्या है कि मैं आया हूँ, शव में यात्रा में शामिल भी हुआ हूँ। ठीक है, तो कल इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, इसकी संवेदना पक्ष और काव्य पक्ष, कथा वस्तु वगैरह पे, और लेखक के बारे में, कमलेश्वर के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।